पेजेंट मूवमेंट्स। दोस्तों, इंडिया में ब्रिटिश रूल के एस्टैब्लिशमेंट के बाद बहुत से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए थे और इन चेंजेस का सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें इंडियन पेजेंट्स पर देखने को मिलता है। पेजेंट्स की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। हर लेवल पर उनका शोषण होने लगता है और जब इस शोषण का लेवल पेजेंट्स के टॉलरेंस लेवल को पार करता है तो वो इसके अगेंस्ट विद्रोह या आंदोलन करते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पेजेंट मूवमेंट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनके पीछे के जनरल कॉजेस को समझते हैं। पेजेंट्री अंडर कॉलोनियलिज्म। दोस्तों, ब्रिटिश रूल के समय इंडिया का एग्रेरियन स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाता है। इसके बहुत से कारण देखे जा सकते हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनके द्वारा किया गया इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का रूइन जिसकी वजह से लैंड पर प्रेशर बढ़ता है, नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम। जमींदारी एरियाज में जहां पेजेंट्स को हाई रेंट्स, इलीगल ड्यूज, फोर्स्ड एविक्शंस और अनपेड लेबर जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, वहीं रियोतवाड़ी एरियाज में खुद गवर्नमेंट ने बहुत हाई रेवेन्यू रेट फिक्स किया हुआ था, जिसे चुकाने के लिए किसान अक्सर लोकल मनी लेंडर से हेल्प लेने को मजबूर होते थे और ये मनी लेंडर्स इनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते थे। किसानों को बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसे उधार दिए जाते थे, जिसके लिए किसान अपनी जमीन और कैटल को गिरवी रखते थे और जब ये लोन नहीं चुका पाते थे तो गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी मनी लेंडर की हो जाती थी। इस तरह धीरे धीरे बहुत बड़े एरियाज पर एक्चुअल कल्टीवेटर्स सिर्फ टेनेंट्स, शेयर क्रॉपर्स और लैंडलेस लेबरर्स में तब्दील हो गए थे। किसान अक्सर इस शोषण का विरोध करते थे और कई बार इन हालातों से परेशान होकर किसान क्राइम का रास्ता भी चुन लेते थे, क्योंकि भूखे मरने से तो वही रास्ता अच्छा नजर आता था। इसलिए कुछ किसान रॉबरी, डेकॉइटी और सोशल बैंडिट्री जैसी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते दिखते हैं। और एक दूसरा रास्ता था साथ मिलकर विद्रोह करना, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पेजेंट मूवमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: 19th सेंचुरी के दौरान हुए मूवमेंट्स और 20th सेंचुरी के पेजेंट मूवमेंट्स। शुरुआत करते हैं 19th सेंचुरी से। 19th सेंचुरी पेजेंट मूवमेंट्स। सबसे पहले हम इस दौरान हुए कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद 19th सेंचुरी के पेजेंट रिवोल्ट्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी समझेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं 1859 में हुए इंडिगो रिवोल्ट की। इंडिगो रिवोल्ट 1859-60। इंडिगो रिवोल्ट या नील विद्रोह 1859-60 के बीच बंगाल में हुआ था। यहां किसानों ने यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ विद्रोह किया था, जो उन्हें इंडिगो यानी कि नील की खेती करने के लिए फोर्स करते थे। बंगाल में इंडिगो का कल्टीवेशन 1780s के अराउंड शुरू हो गया था। उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से यूरोप में इंडिगो की डिमांड काफी हाई रहती थी, क्योंकि इस ब्लू डाई का यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता था। इसी का फायदा उठाने के लिए यूरोपियन प्लांटर्स इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे। कल्टीवेशन के दो मेथड्स हुआ करते थे, पहला निज और दूसरा रियोत। निज सिस्टम में प्लांटर्स अपनी जमीन पर ही इंडिगो कल्टीवेट करते थे और रियोत सिस्टम में प्लांटर्स बंगाल के किसानों की जमीन पर इंडिगो की खेती करते थे। इसके लिए ये किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे और उन्हें एडवांस लोन ऑफर करते थे। यह पूरा सिस्टम बहुत ही ऑप्रेसिव हुआ करता था। किसान को उसकी सबसे अच्छी जमीन पर इंडिगो ग्रो करनी पड़ती थी। इसके अलावा प्लांटर्स इनके प्रोड्यूस का बहुत ही कम रेट ऑफर करते थे, जिस वजह से किसान ना तो कभी इनका लोन रिपे कर पाते थे और ना ही इस सिस्टम से खुद को बाहर कर पाते थे। गवर्नमेंट अथॉरिटीज और रूल्स भी प्लांटर्स को ही फेवर करते थे। इस शोषण से परेशान होकर 1859 में बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट के पेजेंट्स इंडिगो कल्टीवेट करने से मना कर देते। इन्हें लीड कर रहे थे दो भाई, दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास। और जब प्लांटर्स इन्हें फोर्स करने के लिए अपने लाठियाल्स भेजते हैं तो ये उनके ऊपर काउंटर अटैक कर देते हैं। बंगाल की एजुकेटेड क्लास भी इस आंदोलन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। न्यूज़पेपर कैंपेन्स, मास मीटिंग्स और पेजेंट्स के ग्रीवेंसेस पर मेमोरेंडा तैयार करके इनके कॉज को सपोर्ट किया जाता है। दीन बंधु मित्र अपने प्ले नील दर्पण के जरिए किसानों की मिजरेबल कंडीशन को हाईलाइट करते हैं,
और ये रिवोल्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है। आंदोलन को तीव्र होता देख ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती है जिसमें कहा जाता है कि रियोत अपनी जमीन पर अपनी पसंद की क्रॉप ग्रो करने के लिए फ्री हैं और पुलिस का काम है कि उनके इस राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर प्लांटर्स को लगता है कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो वो सिविल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा 1860 में इंडिगो कमीशन भी अपॉइंट की जाती है और इसकी रिकमेंडेशंस को 1860 के एक्ट 6 में शामिल किया जाता है। इसके बाद इंडिगो प्लांटर्स धीरे धीरे बंगाल से बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ मूव कर जाते हैं। इंडिगो रिवोल्ट के बाद अब बात करते हैं बंगाल में ही हुए एक और आंदोलन की, पाबना एग्रेरियन लीग्स। 1870s और 1880s के दौरान ईस्टर्न बंगाल के एक बड़े हिस्से में एग्रेरियन अनरेस्ट देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण जमींदार्स की ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस थीं। जमींदार्स अक्सर लीगल लिमिट से ज्यादा रेवेन्यू डिमांड करते थे। इसके अलावा 1859 के रेंट एक्ट 10 के अनुसार किसानों को ऑक्यूपेंसी राइट्स भी नहीं लेने देते थे। एक्ट के अनुसार अगर लगातार 12 साल तक कोई किसान सेम प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेट करता है तो उसे उस लैंड के ऑक्यूपेंसी राइट्स दिए जाने थे। लेकिन जमींदार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे और इसीलिए वो अक्सर फोर्सफुली किसानों को जमीन से बेदखल कर देते थे, उनकी फसल और कैटल को सीज कर लेते थे और कोर्ट में लिटिगेशन भी फाइल कर देते थे जो काफी लंबा चलते थे और किसान के लिए महंगे साबित होते थे। इस सब से परेशान होकर पाबना डिस्ट्रिक्ट के यूसुफ शाही परगना के किसान एग्रेरियन लीग की फॉर्मेशन करते हैं। लीग रेंट स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करती है, यानी कि किसान बढ़ा हुआ रेवेन्यू देने से मना कर देते हैं और जमींदार्स को कोर्ट्स में चैलेंज करते हैं। कोर्ट केस को फाइट करने के लिए किसान फंड्स जमा करते हैं। इनका संघर्ष पूरे पाबना और ईस्टर्न बंगाल के कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स तक फैल जाता है। यहां स्ट्रगल का मेन फॉर्म लीगल रेजिस्टेंस ही रहता है और इसीलिए बहुत कम वायलेंस देखने को मिलती है। किसानों का संघर्ष वैसे तो 1885 तक चलता रहता है, लेकिन ज्यादातर केसेस थोड़ा ऑफिशियल परसुएशन और थोड़ा जमींदार के डर की वजह से सॉल्व हो जाते हैं। बहुत से पेजेंट्स को ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल जाते हैं और बढ़ा हुआ रेंट भी नहीं चुकाना पड़ता। इसके अलावा गवर्नमेंट जमींदार्स के ऑपरेशन से टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाने का प्रॉमिस भी करती है और 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पास किया जाता है। पाबना रिवोल्ट के दौरान भी बहुत से इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ने पेजेंट्स कॉज को सपोर्ट किया था। इसमें बंकिम चंद्र चैटर्जी, आरसी दत्त और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन शामिल थी। ईस्टर्न रीजन के बाद अब चलते हैं वेस्टर्न इंडिया की तरफ, डेक्कन राइट्स। वेस्टर्न इंडिया के डेक्कन रीजन में ब्रिटिशर्स ने रियोतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। यहां के किसान इस सिस्टम के तहत लगाए गए हैवी टैक्सेशन से परेशान थे, जिसके कारण वो मनी लेंडर के जाल में फंस चुके थे। ये मनी लेंडर्स ज्यादातर आउटसाइडर्स थे और मारवाड़ी और गुजराती कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। 1864 में अमेरिकन सिविल वॉर खत्म होने के बाद सिचुएशन और खराब हो जाती है, क्योंकि अमेरिका से एक बार फिर कॉटन की सप्लाई होने लगती है और इसलिए कॉटन के दाम काफी गिर जाते हैं। ऐसे समय में 1867 में गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू को भी 50% तक बढ़ा देती है और साथ ही कई साल लगातार यहां के किसान क्रॉप फेलियर का सामना करते हैं। इन सब के कारण किसान की कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगती है। 1874 में मनी लेंडर्स और किसानों के बीच टकराव बहुत बढ़ जाता है और किसान आउटसाइडर्स यानी मनी लेंडर्स के अगेंस्ट सोशल बॉयकॉट मूवमेंट शुरू कर देते हैं। ये लोग उनकी शॉप से सामान लेना बंद कर देते हैं। कोई भी किसान इनकी जमीन को कल्टीवेट नहीं करता और गांव के बाबर्स, वॉशमैन, शू मेकर्स भी इन्हें सर्व करने से मना कर देते हैं। ये सोशल बॉयकॉट जल्दी ही पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सतारा के गांवों तक फैल जाता है और उसके बाद सोशल बॉयकॉट एग्रेरियन राइट्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। मनी लेंडर्स के घर और दुकान पर अटैक शुरू हो जाते हैं। किसान डेट बॉन्ड्स और डीड्स को अपने कब्जे में लेकर इन्हें पब्लिकली जला देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट फोर्स का यूज करके मूवमेंट को सप्रेस करने में सफल रहती है। कंसीलिएटरी मेजर के तौर पर 1879 में डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट भी पास किया जाता है। इस आंदोलन के दौरान भी महाराष्ट्र के इंटेलिजेंसिया ने किसानों को सपोर्ट किया था।
दोस्तों, 19th सेंचुरी के कुछ इंपॉर्टेंट पेजेंट मूवमेंट को तो हमने डिस्कस कर लिया। आइए अब इनके फीचर्स को समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ 19th सेंचुरी पेजेंट मूवमेंट्स। 19th सेंचुरी के दौरान हुए किसान आंदोलन में पेजेंट्स ही मेन फोर्स बनकर उभरते हैं। ये लोग डायरेक्टली अपनी डिमांड्स के लिए फाइट करते दिखते हैं और इनकी ज्यादातर डिमांड्स इकोनॉमिक इश्यूज से संबंधित थीं। ये आंदोलन किसान के इमीडिएट एनिमीज के अगेंस्ट डायरेक्टेड थे, फिर चाहे वो फॉरेन प्लांटर्स हों, इंडिजिनस जमींदार्स हों या फिर मनी लेंडर्स। इसके अलावा आंदोलन के ऑब्जेक्टिव्स भी स्पेसिफिक और लिमिटेड ही थे। ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ग्रीवेंसेस का ही रिड्रेसल चाहते थे। इन्होंने डायरेक्ट कॉलोनियलिज्म को टारगेट नहीं किया था और न ही इनका एम पेजेंट्स के एक्सप्लॉयटेशन या सबऑर्डिनेशन के सिस्टम को खत्म करना था। इन आंदोलनों की टेरिटोरियल रीच भी लिमिटेड थी। संघर्ष में कोई कॉन्टिन्यूटी या फिर लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को नहीं मिलता। हालांकि पेजेंट्स अपने लीगल राइट्स के प्रति स्ट्रांग अवेयरनेस डेवलप करते हैं और इन्हें कोर्ट्स के बाहर और अंदर असर्ट भी करते हैं। किसान आंदोलन के फीचर्स को समझने के बाद इनकी कुछ लिमिटेशंस भी जान लेते हैं। लिमिटेशंस। 19th सेंचुरी के किसान आंदोलन के समय किसानों को कॉलोनियलिज्म की इतनी ज्यादा समझ नहीं थी। इनके पास कोई नई आइडियोलॉजी या फिर नया सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम भी नहीं था। ये संघर्ष मिलिटेंट होते हुए भी ओल्ड सोसाइटल ऑर्डर के फ्रेमवर्क में ही हुए थे और इनके पास ऑल्टरनेटिव सोसाइटी को लेकर किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन 20th सेंचुरी के पेजेंट मूवमेंट्स नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से डीपली इन्फ्लुएंस्ड भी थे और इनका इंपैक्ट भी फ्रीडम स्ट्रगल पर देखने को मिलता है। तो आइए अब इनके बारे में बात करते हैं। 20th सेंचुरी पेजेंट मूवमेंट्स। 20th सेंचुरी के पेजेंट मूवमेंट्स में सबसे पहला गांधी जी द्वारा लेड 1917 का चंपारण सत्याग्रह और 1918 का खेड़ा सत्याग्रह आते हैं। इन्हें हमने गांधी जी के इनिशियल मूवमेंट के वीडियोस में कवर किया हुआ है। इसके अलावा इस दौरान किसान सभा मूवमेंट भी शुरू होता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। द किसान सभा मूवमेंट। किसान सभाज को मेनली होम रूल एक्टिविस्ट्स के एफर्ट्स के द्वारा यूपी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा सेटअप करते हैं। मदन मोहन मालवीय भी इनके एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। जून 1919 तक यूपी किसान सभा की 450 ब्रांचेस बन जाती हैं। इसके साथ झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह और बाबा रामचंद्र जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स भी जुड़ते हैं। जून 1920 में बाबा रामचंद्र नेहरू जी से यहां के गांव को विजिट करने के लिए कहते हैं। इन्हीं विजिट्स के दौरान नेहरू जी गांव के लोगों के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट्स डेवलप करते हैं। फिर अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा की फॉर्मेशन होती है। ये किसानों से कहते हैं कि वो बेदखली लैंड को टिल न करें और साथ ही बेगार यानी कि अनपेड लेबर ऑफर ना करने का भी सुझाव देते हैं। जो लोग इन कंडीशंस को नहीं मानते उनका बॉयकॉट किया जाता है और सभी डिस्प्यूट्स को पंचायत के द्वारा सॉल्व किया जाता है। किसान सभा पहले मास मीटिंग्स और मोबिलाइजेशन के द्वारा ही प्रोटेस्ट करती है, लेकिन जनवरी 1921 में यह पैटर्न चेंज हो जाता है और बाजार्स, घर और अनाज गोदामों को लूटना शुरू कर दिया जाता है। इस दौरान पुलिस के साथ भी इनका टकराव होता है। एक्टिविटी के मेजर सेंटर्स रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर के डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन यह आंदोलन जल्दी ही डिक्लाइन हो जाता है, कुछ गवर्नमेंट रिप्रेशन के कारण और कुछ अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1921 पास होने की वजह से। लेकिन कुछ समय बाद ही यूपी में एक और किसान आंदोलन शुरू हो जाता है, एका मूवमेंट। 1921 के एंड में एक बार फिर यूपी के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि हरदोई, बहराइच और सीतापुर में पेजेंट डिस्कंटेंट दिखने लगता है। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि हाई रेंट्स जो कि रिकॉर्डेड रेट से 50% हायर था, रेवेन्यू कलेक्शन के इंचार्ज द्वारा किसानों का शोषण और शेयर रेंट्स की प्रैक्टिस। इसके अगेंस्ट शुरू होता है एका या यूनिटी मूवमेंट। इसको लीडरशिप देते हैं मदारी पासी और बाकी के लो कास्ट लीडर्स। बहुत से छोटे जमींदार्स भी इनका साथ देते हैं।
इसकी मीटिंग्स में किसानों को प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि वो सिर्फ रिकॉर्डेड रेवेन्यू को ही पे करेंगे। अपनी जमीन से बेदखल किए जाने पर वो वहां से नहीं जाएंगे, फोर्स्ड लेबर से इनकार करेंगे और पंचायत के डिसीजंस का पालन करेंगे। आंदोलन काफी तेजी से फैलता है, लेकिन अथॉरिटीज द्वारा सिवियर रिप्रेशन के कारण मार्च 1922 तक इस आंदोलन का भी एंड हो जाता है। नॉर्थ के बाद अब चलते हैं सदर्न रीजन की तरफ, जहां किसान आंदोलन नेशनल मूवमेंट के साथ मर्ज होता है। मप्पिला रिवोल्ट। मप्पिलाज मालाबार रीजन में रहने वाले मुस्लिम टेनेंट्स थे और यहां ज्यादातर जमींदार हिंदूज थे। मप्पिलाज ने 19th सेंचुरी में भी जमींदार के द्वारा किए जा रहे शोषण का विरोध किया था। इनकी ग्रीवेंसेस की लिस्ट में टेन्योर की सिक्योरिटी न होना, हाई रेंट्स, रिन्यूअल फीस और बाकी के शोषणकारी इलीगल डिमांड्स आते थे। 1920 में लोकल कांग्रेस बॉडी टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट से लेजिस्लेशन लाने की डिमांड करती है। इससे मप्पिलाज का भी हौसला बढ़ता है और जल्दी ही इनका आंदोलन उस समय चल रहे खिलाफत एजिटेशन के साथ मर्ज हो जाता है। खिलाफत आंदोलन के नेता जैसे कि गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आजाद मप्पिलाज की मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं। नेशनल लीडर्स के अरेस्ट के बाद लीडरशिप लोकल मप्पिला लीडर्स के हाथ में आ जाती है। अगस्त 1921 में सिचुएशन खराब होने लगती है क्योंकि इनके एक लीडर अली मुसालियार को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद लार्ज स्केल राइट्स शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में तो ब्रिटिश अथॉरिटी के सिंबल्स को टारगेट किया जाता है, लेकिन बाद में रिबेलियन पूरी तरह अपना कैरेक्टर चेंज कर लेता है। मप्पिलाज जमींदार्स को टारगेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जमींदार्स अथॉरिटी का साथ दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, जैसे हमने देखा कि जमींदार्स ज्यादातर हिंदूज थे और एक एंटी गवर्नमेंट और एंटी लैंडलॉर्ड आंदोलन कम्युनल होने लगता है। इसके बाद गवर्नमेंट अपनी पूरी ताकत के साथ इसको सप्रेस करने में लग जाती है और दिसंबर 1921 तक आंदोलन पूरी तरह खत्म हो जाता है। मप्पिलाज को इस तरह सप्रेस किया गया कि आजादी तक उन्होंने फिर किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया। आइए अब 20th सेंचुरी के दौरान हुए बाकी के पेजेंट मूवमेंट्स और उनसे रिलेटेड डेवलपमेंट्स को ब्रीफ में देखते हैं। अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। दोस्तों, 20th सेंचुरी के पेजेंट मूवमेंट्स में बारदोली सत्याग्रह भी आता है। ये 1926 में गुजरात के बारदोली डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। यहां किसान लैंड रेवेन्यू में की गई 30% की बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड करते हैं। बारदोली की वुमेन ने ही उन्हें सरदार का टाइटल दिया था। आंदोलन तेज होने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमेटी सेटअप करती है जिसमें रेवेन्यू हाइक को अनजस्ट पाया जाता है और सिर्फ 6.03% का ही इंक्रीज किया जाता है। इसके अलावा अप्रैल 1936 में लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म की जाती है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट बनते हैं और NG रंगा जनरल सेक्रेटरी। किसान मैनिफेस्टो इशू किया जाता है और इंदुलाल याग्निक के अंडर पीरियोडिकल भी शुरू किया जाता है। इसके अलावा आजादी मिलने से ठीक पहले भी कुछ पेजेंट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें कम्युनिस्ट पार्टीज का रोल बहुत ज्यादा रहता है। पहला था 1946 में बंगाल में हुआ तिभागा मूवमेंट। यहां बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा तिभागा यानी कि शेयर क्रॉपर्स को 2/3 शेयर देने की डिमांड करती है। कम्युनिस्ट कार्डर्स और बहुत से यंग स्टूडेंट्स गांव जाकर शेयर क्रॉपर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन जल्दी ही यह आंदोलन कमजोर हो जाता है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण थे, जैसे कि मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री द्वारा बरगारदरी बिल अनाउंस करना, जिसमें रेंट पेइंग टेनेंट्स को कुछ रिलीफ ऑफर की गई थी। दूसरा आंदोलन जुलाई 1946 में शुरू हुआ था। इसे तेलंगाना मूवमेंट बोला जाता है। उस समय यह रीजन हैदराबाद के प्रिंसली स्टेट का पार्ट था। यह मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पेजेंट गोरिल्ला वॉर था। इसका इफेक्ट 3000 गांव और लगभग 30 लाख लोगों पर हुआ था। यहां कम्युनिस्ट्स के नेतृत्व में पेजेंट्स निजाम की रजाकार फोर्स का बहादुरी से सामना करते हैं और लगभग 2 साल तक अपना संघर्ष जारी रखते हैं। 1948 में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा हैदराबाद के टेकओवर के बाद यह आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह पेजेंट मूवमेंट्स के द्वारा इंडिया के किसानों ने ब्रिटिश अथॉरिटी को लगातार चैलेंज किया था।
शुरुआत में भले ही इनके टारगेट्स में सिर्फ इमीडिएट ओप्रेसर्स हों, लेकिन बाद में ये डायरेक्टली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का विरोध करते दिखते हैं। इन्होंने नेशनल मूवमेंट को भी अपनी प्रेजेंस से स्ट्रेंथन किया। किसानों के पार्टिसिपेशन के बिना नेशनल मूवमेंट कभी सफल नहीं हो सकता था। ये बात गांधी जी बहुत अच्छी तरह समझते थे और इसीलिए उन्होंने पेजेंट्स को डायरेक्टली नेशनल मूवमेंट से जोड़ने का काम किया। पेजेंट मूवमेंट्स ने पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रेरियन रिफॉर्म्स का एटमॉस्फेयर भी क्रिएट किया, जैसे कि आजादी के बाद जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाता है और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं आजादी से पहले पेजेंट मूवमेंट्स की डिमांड रहे थे।